बच्चों, तो आज हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड शुरू करेंगे, जो कि है क्लास 11th का। ठीक है। और इस चैप्टर में बेटा हम लोग एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं। साथ साथ इस चैप्टर में बेसिक से बेसिक चीज़ें बेटा वो सारी की सारी कवर करी जाएंगी, जितनी भी डेफिनीशंस हैं वो। ठीक है। और ये जो चैप्टर है पूरा वो जो बेस्ड रहेगा वो एनडीए के सिलेबस पे, जो कि नीट के लिए है। ठीक है। और सीबीएसई जो करिकुलम है उसके लिए भी ये परफेक्ट हो जाएगा, मानी एक पूरा चैप्टर जो है वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू से आखिरी तक बेटा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं बेटा कि आप जब अपने आसपास देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम ही लिविंग वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में जब आप अपने आसपास देखते हैं चीज़ों को तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ठीक है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है बेटा कि लाइफ है क्या, व्हाट इंडीड इज़ अ लाइफ, लाइफ क्या है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने आप में बेटा दो क्वेश्चन है। व्हाट इंडीड इज़ अ लाइफ में दो क्वेश्चन है, क्या कि लाइफ है क्या, लिविंग क्या है। लिविंग से मेरा मतलब ऐसा है कि लिविंग के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है। ठीक है। ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग को लिविंग बनाती है, और वही चीज़ ऐसी कौन सी है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है, तो वो नॉन लिविंग में है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पर्पज़ क्या है लाइफ का। ठीक है। लाइफ जो मिली है जिन भी चीज़ों को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनका क्या पर्पज़ है। तो दो क्वेश्चन जो निकल के आते हैं बेटा उसमें। तो जो लिविंग है, व्हाट इज़ लिविंग, ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हम इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। और व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, फिलोसफी वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर हम नहीं करेंगे इस चैप्टर में। हम फिलोसफिकल आंसर नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, लिविंग क्या है, क्या चीज़ें उसको लिविंग बनाती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में बेटा बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा आगे। चलिए, तो पैरामीटर्स होते हैं बेटा, क्या पैरामीटर्स होते हैं लिविंग के, बहुत सारे पैरामीटर हैं। अगर आपसे कहा जाए बेटा कि लिविंग क्या है, तो आप 7th-8th क्लास में पढ़ते हैं कि लिविंग बेटा वो हैं जो ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं मतलब जो बढ़ें, जिनमें ग्रोथ हो। ठीक है। आप बोलेंगे लिविंग वो हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या, जो रिप्रोड्यूस करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लिविंग वो हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। आप कहते हैं कि लिविंग वो हैं जो कॉन्शियसनेस शो करते हैं। आपको 7th-8th क्लास में बेटा पढ़ाया गया था कि लिविंग लोग जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब है लिविंग जो होते हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। ये सारे बेटा पैरामीटर्स हैं लिविंग के, है ना, लिविंग के पैरामीटर्स हैं। तो पुरानी क्लासेस को अगर आपको याद दिलाऊं तो आपसे जब स्कूल में पूछा जाता था कि बेटा लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, तो आप यही कहते थे कि जो चल फिर सके वो लिविंग है, जो बोल सके वो लिविंग है ना, और जो है बात कर सके, रिस्पॉन्स कर सके, जो बढ़े, जो सांस ले, ये सब आप चीज़ें बताते थे। पर अब आप जो हैं 11th क्लास का चैप्टर 1 जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये और ज़्यादा डिटेल में बात करने वाला है कि लिविंग है क्या और कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग को लिविंग बनाती हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे बेटा। पैरामीटर जो लिविंग के हैं वो हैं दो। ठीक है। एक होते हैं बेटा डिफाइनिंग फीचर और एक होते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर, यानी कि जिनको हम फंडामेंटल फीचर कहते हैं। हालांकि बेटा ये सारी चीज़ें आपको नई वाली एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाली है। न्यू एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं बेटा। ठीक है। लेकिन एनटीए के सिलेबस में जब आप एनटीए का सिलेबस देखते हो तो उसमें दिया हुआ है व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है। तो वो आपको जानना पड़ेगा। इसलिए ये नीट के लिए, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो जो पैरामीटर है बेटा उसमें एक है डिफाइनिंग और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग। अब इनमें क्या फ़र्क है उनको देखिए। अगर कोई जो है पैरामीटर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना है, ऐसे फीचर जो एक्सेप्शन लेस हों, उनको हम डिफाइनिंग कहते हैं। और ऐसे फीचर्स जिनमें हमें एक्सेप्शंस देखने को मिले उनको हम लोग बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग या फंडामेंटल। इससे क्या मतलब निकला कि बेटा ऐसे फीचर जो लिविंग शो करें या हो सकता है ना शो करें। फीचर्स तो बेटा कई सारे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग कभी तो शो करेंगे और कभी नहीं भी शो करेंगे। ऐसे फीचर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग और फंडामेंटल फीचर। ठीक है। कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, कुछ नॉन लिविंग और जो है चीज़ें भी होंगी, वो भी इनमें से कुछ शो कर सकती हैं। ठीक है। तो इनमें से कुछ या इनके जैसा शो कर सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी आप बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग या फंडामेंटल। ठीक। डिफाइनिंग क्या है, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन आए नहीं, ऐसा फीचर जो सिर्फ और सिर्फ जो है लिविंग ही शो करें। ऐसे फीचर जो सिर्फ लिविंग और लिविंग ही शो करें, उन फीचर्स को हम लोग डिफाइनिंग फीचर कहते हैं।
ठीक है, जिनमें कोई एक्सेप्शंस ना हो। हम अभी डिटेल में आगे बेटा इन सब ग्रोथ के, रिप्रोडक्शन के, मेटाबॉलिज्म के, कॉन्शियसनेस के, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा हूँ कि डिफाइनिंग में एक्सेप्शंस नहीं होते हैं और नॉन डिफाइनिंग में एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक, आगे चलते हैं। ये जो स्पेस मैंने छोड़ा है इसमें आप बाद में खुद लिखेंगे कि इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं डिफाइनिंग में आएंगे, कौन से जो फीचर है वो नॉन डिफाइनिंग में आएंगे। ठीक है, इन सारे फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, जो पहला फीचर है बेटा वो है ग्रोथ का। पहला फीचर किसका है बेटा? ग्रोथ का। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं। ग्रोथ जो है वो दो तरीके से देखी जाती है। ग्रोथ दो तरीके से देखी जाती है। एक तो है इंक्रीज होना मास में, ठीक है, किसी का मास इंक्रीज होना वो ग्रोथ है, और नंबर में इंक्रीज होना ये भी एक ग्रोथ है। एग्जाम्पल पे जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का एक बेबी है बेटा। ह्यूमन का बेबी जो बॉर्न हुआ बेटा वो 3 किलो का था, 3 केजी का था। आगे बढ़ करके बेटा इस 3 केजी का बच्चा वो 10 केजी का हुआ, यानी कि बेटा वो 3 केजी का जो बच्चा था वो 10 केजी का जब हुआ तो उसके मास में इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस तरह का मास का इंक्रीज जो है वो शो कर रहा है कि ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया उनका वजन नहीं बढ़ता है, बैक्टीरिया का वजन थोड़ी बढ़ता है। एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से बेटा कई सारे बैक्टीरिया हो गए, यानी एक बैक्टीरिया से 1000 बैक्टीरिया जब हो गए तो बेटा उनका वजन थोड़ी बढ़ा, उनका तो नंबर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो इंक्रीज इन नंबर भी ग्रोथ है और इंक्रीज इन मास भी ग्रोथ है। मल्टी सेलुलर्स के अंदर मास में ग्रो होता है और यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया है उनके अंदर नंबर में इंक्रीज होना ही ग्रोथ है। ठीक है, तो क्या बताया गया कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मतलब है मास में इंक्रीज हो जाना, मास इंक्रीज हो जाए, साथ साथ में बेटा क्या इंक्रीज हो जाए? नंबर भी इंक्रीज हो जाए, नंबर भी इंक्रीज हो जाए, तो ये ग्रोथ है। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं? मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये सेल डिवीजन करके ग्रो करता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर में हम लोग आते हैं, मल्टी सेलुलर में बेटा क्या आता है? प्लांट आते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या आते हैं बेटा? एनिमल आते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल है। मल्टी सेलुलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा सेल से बना हो। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म हो वो मोर देन 1 सेल से बना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल जो हैं बेटा उनमें ग्रोथ होती है। अच्छा, डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल में ग्रोथ का? कि प्लांट जो होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ बढ़ते रहते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी प्लांट बढ़ते रहते हैं यानी ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो सर्टेन एज तक बढ़ते हैं, उसके बाद उनमें ग्रोथ नहीं होती है, बस जो बॉडी होती है वो अपने आप को रिपेयर करती रहती है, सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, जो सेल्स खराब होते हैं वो डिवाइड होकर के सही हो जाते हैं। जैसे आप देखें प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, तो प्लांट के अंदर बेटा थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है कि नई नई पत्तियां बनती रहती हैं, नई नई ब्रांचेज आती रहती हैं। ठीक है, उसकी रूट्स जो होती हैं वो ग्रो करती रहती हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर बेटा इस तरह की चीज़ नहीं है कि आज जो है 2 हाथ हैं और कल को फिर 3 हाथ हो, 4 हाथ हों, ऐसे हाथ तो नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो है बेटा वो ग्रो करके एक शेप लेकर के फिर वो फाइनल यहीं तक ग्रो करते हैं। जबकि प्लांट्स जो होते हैं बेटा, बड़े प्लांट जो होते हैं इनमें हर दिन नई पत्ती निकल रही है, नई टहनियाँ निकल रही हैं, ग्रोथ उनमें कभी रुकती नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्लांट जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं और एनिमल जो होते हैं एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। ठीक है, सर्टेन एज तक ग्रो करने के बाद में उनकी हाइट वगैरह जो है वो रुक जाती है, उसके बाद सिर्फ उनकी एज बढ़ती है। ठीक है, एज बढ़ती है सिर्फ, और ग्रोथ जैसी वो शो कर रहे थे कि उनका मास बढ़ रहा हो। ठीक है, पहले से ज़्यादा, जैसे पहले जो वज़न था उससे वज़न बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आप बात करते हैं कि हम जो इंक्रीज़ है बॉडी मास का उसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आपने ऊपर सीखा कि मास में ग्रो होना, ठीक है, ये क्या है? ये ग्रोथ है, मास में ग्रो होना, कोई इंसान का वज़न बढ़ना। ठीक है, तो उसको, या किसी भी चीज़ का, इंसान का क्यों, पूरे किसी भी चीज़ का जो मास बढ़ना है उसको अगर आप क्राइटेरिया ग्रोथ के लिए मान लें, ठीक है, इसको आप क्राइटेरिया ग्रोथ के लिए मान लें, तो फिर क्या होगा कि बेटा माउंटेन भी बढ़ रहे हैं। माउंटेन कैसे बढ़ रहे हैं बेटा? ये माउंटेन होता है, इसके ऊपर बर्फ़ गिरती है तो पहले से थोड़ा सा बड़ा माउंटेन दिखने लग जाता है। मैंने क्या बोला कि अगर ये माउंटेन है बेटा, इस पर बर्फ़ गिर जाती है जब, तो ये पहले से थोड़ा बड़ा माउंटेन दिखता है इस टाइप का। तो बेटा इसमें आपको दिखेगा कि इसमें इंक्रीज़ हुआ है। बाउल्डर्स बेटा क्या होते हैं? बाउल्डर्स बेटा होते हैं कि पत्थर के टुकड़े होते हैं इस टाइप के। ठीक है, इनके ऊपर जब सैंड इकट्ठा होती है या मिट्टी इकट्ठा होती है तो ये भी पहले से बड़े लगते हैं। सैंड माउंट्स भी यही होते हैं। तो इन सब पे क्या हो रहा है कि कोई ना कोई चीज़ जो है बेटा बाहर से इकट्ठा हो रही है जो इनका वजन बढ़ा रही है या इनका जो है साइज़ इंक्रीज कर रही है। तो अगर आप इसको क्राइटेरिया मानते हैं ग्रोथ का, तो फिर ग्रोथ जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी शो करने लग रहे हैं अगर इसको आप ग्रोथ मानते हैं। अगर बॉडी मास का इंक्रीज आप ग्रोथ मानते हैं तो ये लोग भी बढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग भी बढ़ रहे हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन है बेटा। इसमें क्या आ जा रहा है? एक्सेप्शंस आ रहे हैं।
और आपने पढ़ा था कि अगर एक्सेप्शन आते हैं तो आप उस फीचर को किस में डाल दोगे बेटा, फंडामेंटल फीचर में। यानी ग्रोथ जो है वो कैसा फीचर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक फंडामेंटल फीचर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ग्रोथ जो है इंक्रीज इन मास है, ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन मास है, इंक्रीज इन नंबर है। ह्यूमन यानी मल्टीसेलर जो ग्रो करते हैं वो मास में ग्रो करते हैं, लेकिन जो यूनिसेलर होते हैं वो नंबर इंक्रीज करते हैं। एक बैक्टीरिया जो छोटा सा बैक्टीरिया है वो कभी भी इतना बड़ा बैक्टीरिया नहीं हो जाएगा कि आपको दिखने लगे। वो जब भी ग्रो करेगा तो अपने नंबर में ग्रो करेगा, मतलब एक से वो सैकड़ों हो जाएंगे, लेकिन अपना नंबर बढ़ाएंगे सिर्फ, कभी भी अपना वेट नहीं बढ़ाएंगे। फिर बात आपने करी कि प्लांट जो हैं वो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है, लाइफ में, लेकिन एनिमल्स जो हैं एक एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उनमें सिर्फ रिपेयरमेंट होती रहती है उनके सेल्स की। फिर जो बात हुई ये हुई कि जो मास अगर मास की बढ़त को यानी इंक्रीज इन मास को अगर आप मान लेते हैं कि ग्रो है, तो बहुत सारे से माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है बेटा, ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये ग्रो करते हैं तो ये तो नॉन लिविंग है। ये सारे के सारे बेटा कैसे हैं, ये बाउल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सब कैसे हैं, ये सब है नॉन लिविंग, है ना। अगर ये नॉन लिविंग हैं तो ये ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा ग्रोथ जो हो जाएगी वो किस में आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी आपकी फंडामेंटल में, है ना, फंडामेंटल में आ जाएगी। ठीक, अब ग्रोथ कितने टाइप की है, ग्रोथ है दो टाइप की बेटा, एक है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या फ़र्क है, अगर कोई जो भी बॉडी है या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अंदर से बढ़ रहा है, जिसमें ग्रोथ अंदर से हो, वो है इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट मतलब अंदर, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से बढ़ रहा हो, ग्रोथ जो हो वो बाहर से हो रही हो, तो उसको बोलते हैं आप एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, अब कोई अंदर से जो बढ़ रहा है वो नॉन रिवर्सिबल होगा। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है वो कल को बड़ा बच्चा हो जाए, ठीक है, इसमें ग्रोथ हुई तो ये कभी वापस से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन एक जो आपने माउंटेन का एग्जांपल लिया था, बर्फ़ गिरी और माउंटेन थोड़ा सा बड़ा हो गया, कल को बर्फ़ फिर सूख जाएगी, ठीक है, या पिघल जाएगी तो वन माउंटेन वापस छोटा हो जाएगा, यानी ये कैसा है, रिवर्सिबल। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। जबकि इंट्रिंसिक ग्रोथ कोई अंदर से बड़ा हो, जैसे छोटा, मैंने एग्जाम्पल बताया कि छोटा बच्चा था, अभी वो बड़ा बच्चा हुआ, ठीक है, इसमें ग्रोथ हुई, तो अब ये वापस से छोटा नहीं हो सकता, तो ये कैसा हो गया, नॉन रिवर्सिबल। जैसे कि एनिमल और प्लांट जो होते हैं वो दोबारा से छोटे नहीं हो सकते हैं। तो फिर आपके सामने ये बात आती है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग, यानी एनिमल और प्लांट लिविंग है, वो शो करते हैं। तो ये है डिफाइनिंग फीचर, क्या है, ये है डिफाइनिंग फीचर। और जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर या फंडामेंटल फीचर के अंदर आती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि जो लिविंग होते हैं एनिमल और प्लांट वो अंदर से ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रोथ लिविंग में है, और कुछ नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, जैसे माउंटेन, सैंड माउंट्स, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग है फिर भी ग्रोथ शो कर रहे थे। लेकिन इनकी ग्रोथ और इनकी ग्रोथ में फ़र्क ये था कि माउंटेन जो है ये बाहर से ग्रो कर रहे हैं और एनिमल प्लांट जो है ये अंदर से ग्रो कर रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क है ना। तो अगर आपसे पूछते हैं बेटा ग्रोथ, तो आप बताएंगे ग्रोथ जो है वो कैसा है, फंडामेंटल फीचर है। आपसे कह रहे हैं बेटा इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसी है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो आप कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि ये लिविंग शो करते हैं और कोई अंदर से ग्रो नहीं करता है। लेकिन आपसे पूछें कि बेटा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो बताएंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि फंडामेंटल फीचर है, ठीक है ना। क्योंकि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो कहाँ से ग्रो करती हैं बेटा, बाहर से, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो सिर्फ ग्रोथ क्या है, सिर्फ ग्रोथ है फंडामेंटल, इंट्रिंसिक ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर, और अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो फंडामेंटल फीचर या नॉन डिफाइनिंग फीचर होती है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में बेटा यहाँ पर जब आपने ये फंडामेंटल फीचर लिखा है, ठीक है ना, तो फंडामेंटल फीचर के नीचे यहाँ पे लिखेगा एग्जाम्पल है इसका, कौन सी ग्रोथ बेटा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यहाँ पे नोट करिएगा। और डिफाइनिंग में क्या लिखेंगे, डिफाइनिंग में लिखेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और अगर सिर्फ ग्रोथ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो सिर्फ ग्रोथ जो है, सिर्फ ग्रोथ, ना इंट्रिंसिक ना एक्सट्रिंसिक, तो वो जो ग्रोथ है वो आपकी फंडामेंटल फीचर में आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट अपना क्या था, रिप्रोडक्शन। आप बताते थे ना बचपन में छोटे में कि जो लिविंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक फंडामेंटल फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो फंडामेंटल है या डिफाइनिंग है, इस पर बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया इस चैप्टर में आपको एक एक चीज़ बेसिक से बेसिक समझाई जाएगी,
ये चैप्टर का ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, वीडियो रोक के देखनी है, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है। सारा का सारा आपका ये चैप्टर यहीं से कवर हो जाएगा, कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बेटा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपने जैसे सिमिलर टू देमसेल्फ प्रोजेनीज को न्यू इंडिविजुअल्स को बेटा जन्म देते हैं। क्या कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर टू देमसेल्फ, ठीक है। अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन, ठीक है। इतनी बात, ओके। कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बेटा? 10th क्लास में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यूनिपेरेंटल, यानी कि इसमें आपको 2 मेल और फीमेल 2 अलग अलग पेरेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अकेली फीमेल या एक अकेला मेल जो होता है वो कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने को, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें बेटा कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। जेनेटिक वेरिएशन तब आएगा जब मेल और फीमेल दोनों हों, जब 2 डीएनए आपस में मैच करेंगे, 2 डीएनए जैसे होते हैं बेटा, तो ये जब आपस में इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तभी तो वेरिएशन आएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक यूनिपेरेंटल की बात हो रही है। यूनिपेरेंटल मतलब सिर्फ एक पेरेंट। अब एक अकेला पेरेंट, एक अकेला ऑर्गेनिज्म जब नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो बेटा इनके प्रोजनी यानी बच्चे बनते हैं, प्रोजनी बेटा वर्ड आप आगे भी सुनते रहेंगे वायों में, तो प्रोजनी जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम, इन्हीं को बेटा क्लोन बोलते हैं। आप आइडेंटिकल कह लीजिए या क्लोन कह लीजिए, एक ही बात है। आइडेंटिकल या फिर क्लोन होते हैं प्रोजनी। फास्ट प्रोसेस एंड सिंपल प्रोसेस है। फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, जैसे अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा से दूसरा अमीबा बनना बड़ा ही फास्ट, बहुत ही जल्दी तरीके से बन जाता है और सिंपल रहता है। एक बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब है एक इसमें मेल चाहिए, एक इसमें फीमेल चाहिए, 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे तब एक बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब बेटा जब 2 पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो बेटा 2 डीएनए भी इन्वॉल्व होंगे। एक ये डीएनए हो जाएगा, एक मदर का डीएनए, एक फादर का डीएनए। इन दोनों डीएनए से बेटा जो कॉम्बिनेशन नया डीएनए बनेगा वो पहले वाले दोनों से अलग होगा। इस वजह से यहाँ पर बेटा जेनेटिक वेरिएशन आता है। जेनेटिक वेरिएशन मतलब जो बेबी रहेगा वो मदर फादर दोनों के कॉम्बिनेशन, डीएनए या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इनमें सिमिलर टू प्रोजेनी तो होगा, मेरी बात को समझिएगा, प्रोजेनी जो होगा वो सिमिलर टू होगा अपने पेरेंट्स से, लेकिन क्लोन नहीं बनेगा। क्या बेटा यहाँ पे सी रह गया है, क्लोन नहीं बनेगा, ठीक है, क्लोन नहीं बनेगा। क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। ये बेटा प्रोसेस जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा। ये इस तरह से सिंपल नहीं होता है और बहुत ही फास्ट नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये तो टाइप हो गए, ये टाइप आपने 10th क्लास में पढ़े थे। अब थोड़ा और आगे आते हैं, बात करते हैं कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, वो एक ही बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एक छोटा सा कोई बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर, अब बेटा वो अपना नंबर बढ़ा रहा है, 1 से 2 हो गए, 2 से बेटा वो 4 हो गए, है ना। तो यही तो इनके लिए ग्रोथ थी, यही तो अभी आप ऊपर पढ़े थे कि यही जो है यही इनकी ग्रोथ होती है, अपना नंबर बढ़ाना, क्योंकि ये अपना मास तो बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये अपना नंबर बढ़ाते हैं, इनके लिए यही ग्रोथ है और यही इनके लिए रिप्रोडक्शन है। अगर आप अपना जैसे बोलते हैं कि मेरे जो है हाथ है, हाथ पे बेटा जो है बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, यानी एक बैक्टीरिया था अब हाथ पे आपके 1000 बैक्टीरिया हो गए हैं, तो मतलब बैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया आपके हाथ पे। या किसी फूड पे बैक्टीरिया था, स्टार्टिंग में बेटा कम बैक्टीरिया थे, अब बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हैं, तो यानी कि बैक्टीरिया में ग्रो कर रहे हैं आप बोलते हैं। और एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सो ऑन होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक बराबर। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव मतलब एक ही बात है, सेम, ठीक है। लेकिन मल्टीसेलुलर के लिए, मल्टीसेलुलर्स मतलब जैसे ह्यूमन, मल्टीसेलुलर जैसे बेटा ह्यूमंस,
तो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, बाकी ह्यूमंस के अलावा भी प्लांट हैं, ये सब मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर मतलब जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातें इसलिए हैं बेटा क्योंकि जो इंक्रीज इन मास होगा वो ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन मतलब नंबर बढ़ाना। कैसे क्लियर करूं? देखिए, एक छोटा बेबी जो एग्जांपल लिया था वो बड़ा बेबी बना जब इसमें इंक्रीज़ हुई। क्या इंक्रीज़ हुआ? उसके मास में इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो जो ये छोटा बच्चा अपने मास में इंक्रीज़ करके बड़ा जो एक अडल्ट इंसान बना तो इसके इंक्रीज इन मास हो गया, तो ये तो ग्रोथ थी इनके लिए। लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव लाइफ में आएगा, इसके आगे बच्चे होंगे, तब इसका ये रिप्रोडक्शन बोला जाएगा, जब वो एक उसकी फैमिली इंक्रीज़ होगी, है ना। तो ये उसके लिए रिप्रोडक्टिव फेज़ अलग रहेगा और ग्रोथ का फेज़ अलग रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन के बराबर नहीं होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये बात समझ आई। उसके बाद ग्रोथ जो है वो बोला जा रहा है कि ये फंडामेंटल फीचर है। आप सोचेंगे ग्रोथ फंडामेंटल फीचर कैसे हुआ? बट अब ग्रोथ फंडामेंटल फीचर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब है फंडामेंटल फीचर में तभी कोई फीचर आता है कि अगर कोई लिविंग है वो शो कर रहा हो वो फीचर, या तो जो है नॉन लिविंग कोई शो कर रहा हो वो फीचर। ठीक है, और अगर कोई लिविंग ना शो कर रहा हो, लिविंग ना शो कर रहा हो और नॉन लिविंग शो कर रहा हो, ऐसे फीचर को आप फंडामेंटल फीचर कह सकते हो। ठीक है, जैसे नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिप्रोडक्शन, मतलब कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग वो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन शो ही करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे म्यूल होता है। म्यूल बेटा, म्यूल को बोलते हैं आप खच्चर। क्या बोलते हैं? खच्चर। आप पहाड़ों पे जब जाते हैं तो आप देखते हैं खच्चर पे सामान लेके जाया जा रहा होता है, उसको बेटा म्यूल बोलते हैं। म्यूल कैसा होता है? म्यूल कभी भी फर्टाइल नहीं होता है। ये कैसा होता है? इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल मतलब इसके बच्चे नहीं हो सकते हैं आगे। तो क्या ये नॉन लिविंग है? क्या ये डेड है? नहीं, ये तो लिविंग है, वो तो चलता फिरता खाता है सब कुछ। इसी तरह से वर्कर बी होती है। वर्कर बी का मतलब क्या होता है? वर्कर बी जो होती है मधुमक्खी के छत्ते में, ठीक है, हनी बी का जो कॉम्ब होता है उसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं। उन मक्खियों में एक मक्खी ऐसी होती है जो रानी मक्खी होती है, इसको क्वीन बी कहती है। अंडे सिर्फ वही देती है, बाकी सारी मक्खियाँ जो होती हैं वो सिर्फ क्या करती हैं? वर्कर बी होती हैं। सिर्फ उनका काम क्या होता है कि वो नेक्टर लेके आएँ। ठीक है, तो ये भी कैसी होती है? इनफर्टाइल होती है। तो ये अगर ये इनफर्टाइल है तो क्या आप इसको डेड बोलोगे? क्या बोलोगे इसमें लाइफ नहीं है? इसमें लाइफ है। इसी तरह से बेटा कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो जो हर एक फैमिली है वो ऐसी नहीं है कि जो है फर्टाइल हो। कुछ फैमिलीज़ आपको ऐसी दिखेंगी जिनके जैसे कोई आगे बच्चे नहीं हैं या हो नहीं रहे हैं। ऐसे फैमिलीज़ को, ऐसी कपल्स को हम लोग बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। अब अगर कोई इनफर्टाइल कपल है, ठीक है, तो क्या मैं उसको डेड बोल सकता हूँ क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा? अगर कोई इनफर्टाइल कपल है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, यानी रिप्रोडक्शन उनमें नहीं हो पाया, अपने जैसे वो प्रोजेनी और नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बोल दूँ कि वो लिविंग नहीं है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इनफर्टाइल कपल चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, बातचीत कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सब कुछ, बाकी लाइफ तो इनकी नॉर्मल चल रही है। तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इनफर्टाइल कपल जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ में हमने देखा कि लिविंग जो होते हैं, सारे के सारे लिविंग जो हैं वो रिप्रोडक्शन शो करें। ठीक है, सारे के सारे जो लिविंग है वो रिप्रोडक्शन शो करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस वजह से हमने क्या कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो फंडामेंटल फीचर है। ठीक है, ये फंडामेंटल फीचर है। ठीक, तो जब आप नोट्स अपने बनाएंगे तो बेटा यहाँ पर नोट करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस में आएगा? फंडामेंटल फीचर में। रिप्रोडक्शन जो है वो एक फंडामेंटल फीचर है। इसी तरह से बेटा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मेटाबॉलिज्म का बेटा मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शंस। आपकी बॉडी के अंदर जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, उस समय भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं। क्या चल रही हैं? बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं। ये रिएक्शंस में बेटा कुछ ना कुछ टूट रहा है और कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यू बन रहा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं सम ऑफ टोटल ऑल द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं उनका सम जो है वो मेटाबॉलिज्म है।
ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के बेटा 2 पार्ट होते हैं। बहुत बार आपने बेटा मेटाबॉलिज्म सुन रखा है, अपने 10th में सुना होगा, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो भी सुना होगा, नीट में भी बहुत बच्चे पढ़ते रहते हैं मेटाबॉलिज्म, बट उनको पता नहीं होता। तो ज़रूरी है बेटा कि आप पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले मेटाबॉलिज्म को क्लियर करके जाएँ। मेटाबॉलिज्म बेटा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या? एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। बहुत ध्यान से देखिएगा। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ बन रहा हो, कैटाबॉलिज्म का मतलब है कुछ ना कुछ टूट रहा हो। ठीक है। एना का मतलब है कुछ ना कुछ बना, कैटा का मतलब है कुछ ना कुछ कटा, मतलब टूटा। ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा, एना का मतलब है कुछ ना कुछ बना यानी सिंथेसिस हुई, कैटा का मतलब है कुछ ना कुछ कटा, कटा मतलब टूटा, ब्रेक डाउन, है ना। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। एग्जाम्पल में जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या बन रहा होता है? फोटोसिंथेसिस में आप ग्लूकोज बनाते रहते हो, C6H12O6 बनता है, प्लांट बनाते हैं ना। तो ये बनने की प्रोसेस है, इस वजह से मैंने इसको बोला है एनाबॉलिज्म। अगर कोई चीज़ टूट रही होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन में कुछ ना कुछ टूट रहा होता है, रेस्पिरेशन में इसी ग्लूकोज को आप तोड़ते हो, तो ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी कि रेस्पिरेशन, ये एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो जाएगी। इसी तरह से बेटा डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब है, डाइजेशन में आप क्या करते हो? कॉम्प्लेक्स चीज़ों को खाते हो और सिंपल चीज़ों में तोड़ते हो। उसको तोड़ने की प्रोसेस को आप बोलते हो ब्रेक डाउन, यानी कि डाइजेशन भी क्या है? एक कैटाबॉलिज्म है। ठीक है। एक और बात है यहाँ पर कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको मेटाबॉलिज्म शो करता हुआ मिले। यानी कि इसका मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं तो ये एक जो है डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा कि नहीं? आपने ये तो पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा फीचर हो जो सिर्फ लिविंग ही शो करते हो, नॉन लिविंग ना शो करते हों, और साथ ही कोई भी एक्सेप्शन ना मिले, तो वो जितने भी फीचर हैं वो डिफाइनिंग फीचर में आते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है उसने हमें क्लियर कट बता दिया कि मैं एक जो हूँ डिफाइनिंग फीचर हूँ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है। उसके बाद बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म सेल्स के अंदर होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म होने के लिए सेल्स का मीडियम चाहिए। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो। अभी इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन विट्रो का मतलब होता है कि लैब के अंदर। आपने IVF सुना होगा, IVF सुना होगा। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आइसोलेटेड रिएक्शंस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस हैं उनको अगर लैब में कर रहे हो, तो वो जो लैब है वो लिविंग तो नहीं है, मीडियम लिविंग नहीं है। हाँ, वो रिएक्शंस लिविंग हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो मीडियम लिविंग नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का सेल्स से बना हुआ होना, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। बॉडी जो है वो सेल्स से बनी होगी तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपने म्यूल की बात करी, आपने वर्कर बी की बात करी, आपने इनफर्टाइल कपल की बात करी, तो ये सब जितने हैं इनकी सबकी बॉडी बेटा सेल्स से बनी थी। इस वजह से क्या बोला गया कि ये जो हैं वो हैं लिविंग, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात। कोई डाउट है आप कमेंट्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। कमेंट्स को मैं ज़रूर देखता हूँ और आपको उसमें समझाऊंगा कि क्या जो है आपको समझ नहीं आया है। उसके बाद बेटा अगली चीज़ जो आपने लिखी थी वो थी कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्स करना एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। मतलब बाहर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, स्टिमुलस जो हमें मिल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे बेटा प्लांट भी होते हैं, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं? वाटर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, सनलाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, CO2 के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, O2 के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ये रिस्पॉन्स ही कॉन्शियसनेस है। ठीक है। ये मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फीचर बताया गया है। NCERT ने इसको कहा कि मोस्ट ऑब्वियस है, टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। क्यों? क्योंकि बेटा जो ह्यूमंस हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग आर कॉन्शियस, सारे लिविंग बीइंग जो है वो कॉन्शियसनेस हैं, लेकिन ह्यूमन जो है वो कॉन्शियस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियस भी है, मतलब अपने बारे में बहुत कुछ जानता है ह्यूमन। ठीक है। सब
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉन्शियस हैं। ह्यूमंस के लिए कहा गया कि वो सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है। चेतना जिसको कहते हैं, मतलब अवेयर होना अपने बारे में, वो ह्यूमंस अवेयर है यहाँ पर। कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग चीज़ जो है, कोई भी नॉन लिविंग जो चीज़ है वो रिस्पॉन्स नहीं करती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। स्टिमुलाई का मतलब है कोई चेंज आना, टेम्परेचर में चेंज, या जो है एटमॉस्फेयर में चेंज, या प्रेशर में चेंज, कोई चेंज आता है तो उसके लिए ये जो लिविंग चीज़ें होती हैं वही सिर्फ रिस्पॉन्स करती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। इसलिए कहा गया कि कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में देखते हैं जो कि नॉन लिविंग है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर का वेदर कैसा है, बाहर का टेम्परेचर कैसा है, पर सिर्फ लिविंग चीज़ें जो हैं वो ही रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि इनके नीचे आपको खुद से लिख लेना है। तो ग्रोथ बेटा किस में आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, अगर सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल फीचर है। अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ बेटा कैसी है, डिफाइनिंग फीचर है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल फीचर है, ठीक है। ग्रोथ पर ख़त्म हुआ। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, रिप्रोडक्शन में क्या बेटा आपको एक्सेप्शंस मिल रहे थे, इस वजह से ये कैसा हो गया, फंडामेंटल फीचर हो गया। एक्सेप्शंस क्या थे इसके अंदर, एक्सेप्शंस इसके अंदर थे वर्कर भी एक एक्सेप्शन थी, एक म्यूल था, एक इनफर्टाइल कपल था, ठीक है, एक इनफर्टाइल कपल था। तो इन कुछ ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये हम पता कर पा रहे थे कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि हर एक लिविंग जो है वो शो करे। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म की जो बात हुई, तो मेटाबॉलिज्म जो था वो हर एक लिविंग शो करता है, इस वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है। इसी तरह से बेटा कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग शो करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शंस, इस वजह से यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। आगे चलते हैं वापस से। फिर आती है बेटा बात बायोडाइवर्सिटी की। क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायो जहाँ भी वर्ड यूज़ होता है, बायो का मतलब बेटा लाइफ होती है, बायो मतलब लाइफ, और डाइवर्सिफाई एंड डाइवर्सिटी इनका मतलब होता है वेरिएशन, लाइफ में वेरिएशन, ठीक है, लाइफ में वेरिएशन। अच्छा, मैं उन बच्चों को बताऊं जो बच्चे यहाँ पर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जो अपने क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, ऊपर की चीज़ें जो हैं इससे पहले व्हाट इज़ लाइफ वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में यहाँ बायोडाइवर्सिटी से जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है। ऊपर जो है वो नीट के सिलेबस में, नीट के सिलेबस के लिए वो ऊपर वाली चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एनटीए ने अभी उसको हटाया नहीं है जो सिलेबस में है, ठीक है, जबकि सीबीएसई ने इन चीज़ों को हटा दिया है। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। बायो मतलब बेटा लाइफ होता है, और डाइवर्सिटी में वेरिएशन। कैसे, देखिए जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने घर से बाहर जब निकलते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स देखते हैं, बड़े एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, ट्रीज़ देखते हैं, ठीक है। अपने घर में भी जब देखते हैं तब भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल और प्लांट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड डिफरेंट स्पीसीज़, ठीक है। आप अपने घर में देखिए आपको क्या दिख सकता है, आपको लिजर्ड दिख सकती है, ठीक है, आपको एंट्स दिख सकती हैं, चींटियाँ दिख सकती हैं, आपको स्पाइडर दिख सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास दिख सकते हैं। और अगर प्लांट दिखने पड़ रहे हैं तो आपको अपने घर के आसपास में रोज़ दिख सकता है ना, और भी बहुत सारे प्लांट्स जिसका भी तुम नाम लो वो सारे ही प्लांट्स आपको आस पड़ोस में देखने को मिलते हैं अपने घर में, ठीक है। बाहर निकलते ही आपको और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। वही चीज़ यहाँ पे कि अगर आप एरिया बढ़ा दें जिसमें आप देख रहे थे, जिस भी चीज़ में आप देख रहे थे, जिस भी जगह पे आप ऑब्जर्व कर रहे थे स्पीसीज़ को, अगर उसको बढ़ा देते हैं तो स्पीसीज़ भी बढ़ जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने घर में देख रहे थे तो आपको मिल रहा था स्पाइडर, आपको मिल रहे थे एंट्स, आपको मिल रही थी फ्लाइज़, आपको मिल रहे थे मॉस्कीटोज़, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ मिल रही थी। लेकिन आप अपने घर के बाहर निकल आए हैं, आप अपने घर के बाहर आए, आपने अपने लोकेलिटी यानी मोहल्ले वगैरह में, अपने सोसाइटी में देखना शुरू किया, तब आपको डॉग, कैट, काऊ, मे बी माउस, माइस, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सोसाइटी के बाहर आइएगा, अपने शहर में देखिएगा, जब शहर में आप देखेंगे तब हो सकता है किसी के यहाँ आपको हॉर्स मिल जाए, है ना, या किसी के यहाँ आपको जो है पिजन या पैरट, है ना, जो आपके घर में नहीं था वो बाहर मिल जाए। फिर आप और अपने स्टेट लेवल पे चले जाएंगे, जब स्टेट में देखेंगे आप एरिया बढ़ा रहे हैं लगातार तो स्पीसीज़ भी बढ़ती जा रही है। अब आपको क्रोकोडाइल भी मिल सकता है, आपको लायन, टाइगर, है ना, लायन, टाइगर, एलिफेंट, क्योंकि उस बेटा स्टेट के अंदर जो है वो जूलॉजिकल पार्क भी होंगे, है ना,
ये सारी चीज़ें, स्नेक, ये सब देखना लग जाएगा। फिर आप इंडिया लेवल पे चले जाएंगे, एरिया बढ़ा रहे हैं, इंडिया में देखने लगेंगे तो इंडिया में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं बेटा। रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर के और आपको जो है क्रोकोडाइल वगैरह बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एनिमल्स ही क्यों, बहुत सारे प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे जो आप आपकी लोकेलिटी में नहीं देख पा रहे थे। तो एरिया आप बढ़ाते जा रहे हैं, घर में कम दिख रहे थे, एरिया आपने बढ़ा दिया तो आपकी स्पीसीज़ भी बढ़ गई। स्पीसीज़ मतलब कि जो आपको एनिमल दिख रहे थे वो पहले से ज़्यादा एनिमल अब देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बेटा जहाँ पर आप देख के गए हैं, ठीक है, आप अपने घर में ही जहाँ देख के गए हैं वहीं वापस अगर देखेंगे तब भी आपको पहले से हो सकता है एक आधा स्पीसीज़ ज़्यादा मिले। हो सकता है इस बार आपने, पिछली बार आपने देखा था तो आपको फ्लाइज दिखे थे, इस बार आपको जो है वहाँ पे जो फ्रूट फ्लाई होता है वो दिख जाए, हो सकता है कोई बटरफ्लाई दिख जाए, हो सकता है जो है स्पाइडर दिख जाए, है ना। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज़ बढ़ती हैं। अब जब नए एरिया में जाते हैं तो नई स्पीसीज़ मिलती है, और अगर पुराने एरिया में भी दोबारा से ढूंढते हैं तब भी आपको हो सकता है नई स्पीसीज़ मिल जाए, ठीक है। तो अब ये जो नंबर हैं ये पूरे के पूरे अर्थ पे कितने हैं, तो आपकी एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है बेटा वो दिया है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ अर्थ पे अब तक ढूंढी जा चुकी हैं। बेटा ये कितनी, 17 से 18 लाख स्पीसीज़ ढूंढी जा चुकी हैं अर्थ पे, डिस्कवर करी जा चुकी हैं अब तक, ठीक है। तो 17 से 18 लाख जो स्पीसीज़ हैं बेटा, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल हैं और उसके बाद बेटा इसमें प्लांट आते हैं। और प्लांट में बेटा जो है वो एंजियोस्पर्म ज़्यादा है और एनिमल में जो है वो इंसेक्ट ज़्यादा है। एनिमल में इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप डेटा याद रखिएगा कि आज तक जो अर्थ है, अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ की है, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बात जो शुरू होती है कि स्पीसीज़ किसे कहते हैं, स्पीसीज़ होता क्या है। जो बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं उनके लिए स्पीसीज़ बड़ी नई चीज़ है, ठीक है। और जो बच्चे अब कर रहे हैं प्रिपरेशन 2-3 सालों से, 1 साल से, उनके लिए भी हो सकता है वो स्पीसीज़ जानते हों या हो सकता है स्पीसीज़ ना जानते हों। मैं उनको बताता हूँ स्पीसीज़ क्या होता है बेटा, कि जो ग्रुप है, एक कोई ग्रुप हो इंडिविजुअल का, ठीक है, जो देखने में सिमिलर हो और साथ साथ में वो इंटरब्रीड कर सके। इंटरब्रीड का मतलब है उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है ना। यानी ऐसा ग्रुप ऐसे इंडिविजुअल का जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, उनको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज़, ठीक है। जैसे आप जंगल में जाते हैं, आपको लायन भी मिलता है, आपको डियर भी मिलता है, आपको एलिफेंट भी मिलता है। ये सब ग्रुप बना के खड़े हैं, ग्रुप बना के इनको आप देख रहे हैं, सब ग्रुप बना के भी हों तब भी बेटा इनको आप एक स्पीसीज़ नहीं कहोगे, ये सिर्फ एक ग्रुप है, क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। और अगर एक लायन एक लायन है, एक लायनेस है, ठीक है, एक लायन है और एक लायनेस है, ठीक है, तो वो आपस में जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं। उनका जो बेबी होगा वो भी आगे चल कर के ब्रीड कर सकता है, आगे चल कर के उसके बेबी हो सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को आप बोलते हैं कि वो स्पीसीज़ है। क्या चीज़, फिर से मैं बताता हूँ कि सपोज करिए एक एनिमल है, इसका ए है, और कोई दूसरा एनिमल है बी, ये मेल है, ये फीमेल है। एनिमल ए ये मेल है और एनिमल बी जो है ये फीमेल है। अब बेटा इनकी जो मीटिंग हुई, इनकी मीटिंग से जो ये बेबी है, अगर ये बेबी फर्टाइल है, अगर ये बेबी फर्टाइल है तो ए एंड बी जो है वो सेम स्पीसीज़ के होंगे, ये एक ही स्पीसीज़ है। और अगर इनका बेबी जो है वो फर्टाइल नहीं है, यानी इनका आगे बेबी नहीं हो सकता है, पहली बात तो बेटा जो दो एनिमल हैं इन अगर ये डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं तो ये बेबी नहीं होगा, और इन केस ये होता है बेबी तो ये फर्टाइल नहीं होगा। इफ़ नॉन फर्टाइल तो ए एंड बी जो है वो डिफरेंट स्पीसीज़ के होंगे, फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़, ठीक है। तो फिर से समझिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो है वो ग्रुप होना चाहिए पूरा, जो क्या कर सके, इंटरब्रीड, आपस में ब्रीड कर सके। आपस में ब्रीड करेगा तो उनके जो बेबी हैं, जो बेबी होंगे उनके, या उनके प्रोजेनी होंगे, प्रोजेनी मतलब उनके बेबी, ये फर्टाइल होने चाहिए। अगर ये फर्टाइल हैं तो सेम स्पीसीज़ में आएंगे ये दोनों, और अगर ये फर्टाइल नहीं है यानी इनके आगे बच्चे नहीं हो सकते तो ये डिफरेंट स्पीसीज़ में आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लांट पे भी अप्लाई होता है, ठीक। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट जो था वो अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था।
आपकी एनसीईआरटी को जब आप ओपन करते हैं तो एनसीईआरटी में जो सबसे पहले पेज पर जो साइंटिस्ट बने हुए हैं उनको देखिएगा। अर्नेस्ट मेयर साहब हैं, वो जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनको डार्विन कहा जाता है, 20वीं सेंचुरी का डार्विन। और साथ साथ में इनको अवार्ड दिया गया था, 3 अवार्ड दिए गए थे, इस वजह से इनको कहा जाता है कि इनको ट्रिपल क्राउन मिला हुआ था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ में ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वो गिवन बाई अर्नेस्ट मेयर, PYQ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बेटा यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, ये चीज़ आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आना चाहिए। कोई डाउट होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली उसका मैं जो है रिस्पॉन्स करूँगा। उसके बाद नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा, कि आपने अभी देखा कि अर्थ पे 17 से 18 लाख स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं। कितनी? 17 से 18 लाख स्पीसीज़। अब इस स्पीसीज़ को बेटा ये पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है, तो इनका नाम रखना बड़ा ज़रूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस में इनके अलग अलग नाम हो रहे थे। जैसे कि बेटा एग्जांपल देखिए कि जैसे आलू है, आलू आप सब समझते होंगे, पोटैटो। इंग्लिश में इसको हम पोटैटो कहते हैं, हिंदी में इसको हम आलू कहते हैं, और मराठी में इसको वटाटा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में आप सुनते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो है इसको अनियन कहा जाता है। हिंदी में बेटा कहा जाता है इसको प्याज। क्या कहा जाता है? प्याज। और साथ में बेटा अगर मराठी में आप बात करें तो मराठी में इसको हम कहते हैं बेटा क्या? कांदा, है ना। तो ये तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जो है लैंग्वेज में नाम अलग अलग हो रहे हैं, पर वो ऑर्गेनिज्म तो सेम है। अगर अपने एक इंडिया के अंदर ही इतने सारे नाम हो सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, तो सोचिए ज़रा कि अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे। जापानीज़ में तो कुछ और नाम होगा आलू का, ठीक है। जर्मनी में आलू कुछ और को बोलते होंगे। तो लोकल लैंग्वेजेस में भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो सोचिए वर्ल्ड वाइड कितना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड अगर कन्फ्यूज़न हो गया तो साइंटिस्ट काम कैसे करेंगे? किसी चीज़ पे बात करनी है तो साइंटिस्ट, अगर इंडिया के साइंटिस्ट हैं तो वो तो पोटैटो जानते हैं, आलू जानते हैं, ठीक है। और जर्मन है या फ्रेंच है या जापानीज़ है या चाइनीज़ है, वो सब अलग अलग नाम से जानते होंगे ना। तो इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि हम एक नाम रखें हर एक ऑर्गेनिज्म का। 17 से 18 लाख आपके पास स्पीसीज़ हैं, ठीक है। इन सभी का एक ऐसा नाम रखें कि वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेम नाम हो, कोई भी एक नाम हो जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसी नाम से उसको जानते हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीड क्या हुई, तो टू क्लियर कन्फ्यूजन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस रिगार्डिंग ऑर्गेनिजम्स नेम। ऑर्गेनिज्म का नाम कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करे, इसलिए हमने नॉमेनक्लेचर शुरू किया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिए नोट्स के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिविंग एवरी ऑर्गेनिज्म अ यूनिक साइंटिफिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे एक साइंटिफिक नेम यूनिक दिया जाएगा, ठीक है, ताकि टू मेक कम्युनिकेशन ईजियर अमंग साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड। जब साइंटिस्ट बैठ करके बात कर रहे हों किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो साइंटिस्ट जो है समझ में आए दो देशों के साइंटिस्ट को कि आखिर बात किसकी चल रही है, ठीक है। साथ में टू प्रोवाइड यूनिवर्सल सिस्टम एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। साथ साथ में एक सिस्टम भी बने कि कोई भी जब नई स्पीसीज़ बने तो हम उसका नाम रखें कैसे। आपने 17 से 18 लाख स्पीसीज़ ढूंढी तो है, लेकिन इतनी नहीं है, अभी तो अब और ढूंढेंगे। जब भी आप नई जगह जाते हैं, नई स्पीसीज़ ढूंढते हैं, तो उनका नाम फिर कैसे रखना है, उसके लिए भी एक सिस्टम प्रोवाइड करने का काम भी नॉमेनक्लेचर करता है। साथ साथ में एक नाम दो लोगों को ना मिलने पाए तो वो भी ध्यान रखा जाएगा, टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ नेम फॉर डिफरेंट स्पीसीज़, ठीक है। कि अलग अलग स्पीसीज़, सपोज करिए किसी एक ये स्पीसीज़ है, एक ये स्पीसीज़, दोनों का नाम सेम नहीं होना चाहिए, ये भी जो है नॉमेनक्लेचर के अंदर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, इनको ध्यान रखिएगा। इन पॉइंट्स को क्या करते हैं नीट में कि वो आपको ऐसे एक क्वेश्चन दे देंगे, फिर ऑप्शन दे देंगे 4, आपको बताना रहेगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ जाते हैं। ये कैसे क्वेश्चन है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो ऐसे आएंगे कि नॉमेनक्लेचर में इनमें से जो है कौन सा सही है और कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है, या इन दोनों में से कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन से गलत है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नाम रखने की बात तो हो गई, नॉमेनक्लेचर के बारे में तो बात होगी कि नॉमेनक्लेचर ज़रूरी क्यों है,
ठीक है, वो कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए है, अलग अलग साइंटिस्ट एक ही नाम से जाने। तो अब ये नाम कैसे रखें, क्या नाम रखने का क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके लिए बेटा ध्यान से देखिएगा। जो बात हुई वो नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की हुई। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब हुआ? बाई का मतलब होता है बेटा टू, नॉमियल का मतलब होता है बेटा नेम। ठीक है, कहा गया कि दो दो नाम दिया जाएगा, टू नेम। ठीक है, दो नेम दिए जाएंगे। जैसे जनरली आप देखते हैं आपका नाम, किसी का नाम, उसमें दो दो नाम होते हैं। एक नाम होता है आप नॉर्मल नेम, एक होता है सरनेम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दो नाम देने की बात हुई, दो नाम देने की। तो प्रोवाइडिंग टू नेम टू एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नहीं दो दो नाम देने चाहिए, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहता है। सबसे पहले ये कैस्पर बोविन नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था कि एक ऑर्गेनिज्म को दो दो नाम देने चाहिए। इनकी बुक थी द पाइनेक्स, उसमें बताया था। कैस्पर बोविन ने अपनी बुक में बताया था कि आप ऑर्गेनिज्म को दो दो नाम दे दीजिए। ठीक है, इनकी बात सही थी, लेकिन ये फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज जो चीज़ थी, ठीक है, यही दो नाम देने की बात जो थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, ये सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, स्टार्टिंग इन्होंने प्रपोजल दे दिया था, लेकिन उसको फॉर्मल करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना, ये सिस्टम जो था वो कैरोलस लीनियस ने करा। कैरोलस लीनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। अगर जो है आप पढ़ रहे हैं नीट के लिए, तो चैप्टर 1 जब आप पढ़ रहे हैं, अभी आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, आगे आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे आगे आप 3, इन तीनों 3 चैप्टर जो हैं, इन तीनों चैप्टर में कैरोलस लीनियस तीनों में चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको देखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टार्टिंग किसने, प्रपोजल किसने दिया था, तो प्रपोजल जो है वो कैस्पर बोविन ने दिया था। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिर्फ पूछा जाए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, स्टैंडर्डाइज और फॉर्मलाइज किया था। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बुक भी लिखी थी, 2 बुक हैं, ये भी आप देख लीजिए कि इन्होंने जो है स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक लिखी, जिसमें इन्होंने प्लांट के नाम रख दिए। लगभग 6000 प्लांट के नाम जो है इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने अपनी इस बुक में लिख दिया, स्पीसीज प्लांटेरम। बाद में इनकी दूसरी बुक आई सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी के अंदर इन्होंने एनिमल्स का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैरोलस लीनियस। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों में आने वाले हैं, और इस वजह से कैरोलस लीनियस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अच्छा, टैक्सोनॉमी क्या है अभी आगे पता चलने वाला है। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को आप दो दो नाम देंगे। ठीक है, किसने प्रपोज किया था? कैस्पर बोविन ने। स्टैंडर्डाइज किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। 2 बुक लिखी, सिस्टमा नेचुरी स्पीसीज प्लांटेरम प्लांट के लिए, सिस्टमा नेचुरी एनिमल्स के लिए। साथ ही साथ इतने कंट्रीब्यूशन के लिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंगीफेरा इंडिका जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, मैंगीफेरा इंडिका जो है ये आम का नाम है। किसका नाम बेटा? ये है मैंगो का नाम, इंडियन मैंगो जो आप देखते हैं। इसमें जो ये मैंगीफेरा है ये इसका जीनस है, और जो इंडिका है ये इसका स्पीसीज़ है। ठीक है, स्पीसीज़ मैंने अभी बताया कि स्पीसीज़ क्या होते हैं, पॉपुलेशन ऐसी जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। यानी इंडिका जो है इंडिका जो स्पीसीज़ है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। मैंगीफेरा जो है यहाँ पर ये इसका जीनस है। जीनस क्या होता है, स्पीसीज़ क्या होती है, ये सब आगे अभी आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट्स बेटा अगर आपको प्रिपेयर करने हैं, ये नोट्स अगर आपको सही लग रहे हैं, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, तो आप जो है इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं कि कोई भी कुछ भी नाम नहीं रख सकता, कोई भी कुछ भी नाम नहीं रख सकता, उसके पीछे रीज़न है। जैसे पहला है कि यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर जो है उसमें बात करते हैं, पहला कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो नाम रखे जाएंगे वो एक लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, उसमें रखे जाएंगे। ये लैटिन लैंग्वेज ही क्यों, बाकी इंग्लिश, जर्मन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, उनमें नहीं रख करके सिर्फ और सिर्फ लैटिन ही क्यों? लैटिन लैंग्वेज बेटा इसलिए क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है कि डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज ऐसी होती है जो कोई भी कंट्री जिसकी बात नहीं करती है, यानी जो भी कोई भी कंट्री इस लैंग्वेज में बात नहीं करती है। ठीक है, और अगर कोई लैंग्वेज की
यूज़ नहीं कोई कर रहा होगा कोई लैंग्वेज का, तो उसके वर्ड्स ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, जैसे जो भी लैंग्वेज है हम लोग जैसे हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, तो उनके वर्ड्स जो है बेटा वो ख़राब होते रहते हैं। मतलब जो लैंग्वेज होती है वो वर्ड्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेती है। लेकिन लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कोई बोलता नहीं है, सिर्फ इसको लिखा जाता है, और अगर बोलेगा नहीं तो वो चेंज नहीं होगी। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे बॉटल बोला जाता है, पर इंग्लिश में बॉटल बोलते बोलते फिर वो हिंदी में बोतल हो जाता है। ठीक है, तो ये फ़र्क है, उसको चेंज हो, देखिए चेंज हुआ यहाँ पर, और ऐसे फिर ये आगे चलकर बोतल से पता नहीं क्या बोल रहा है। इसी वजह से लैटिन लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करेगी ताकि इसका कोई चेंज ना हो समय के साथ में। रिटन किया जाएगा, लिखा जाएगा इटैलिक्स में। कैसे लिखा जाएगा? इटैलिक्स में। इटैलिक्स समझते हैं आप? थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा सा बेंड लेटर्स आप बनाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये भी रूल है कि आपको वो ऑर्गेनिज्म दुनिया के किसी भी कोने से मिला हो, ये क्लेम नहीं कर सकते कि उसको उस रीजन की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ इंडिया से आपको मिल रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको हिंदी में उसका नाम रखो। ऐसा कहीं से भी वो मिल रहा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, जो नाम है वो हमेशा लैटिनाइज या लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा, चाहे कहीं से भी वो मिला हो। देन बेटा द फर्स्ट लेटर, जो पहला लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और जो दूसरा लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वर्ड जो है, लेटर नहीं, फर्स्ट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और सेकंड वर्ड जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को करेगा। अगर उसको आप लिख रहे हैं हैंड रिटन, अगर आप लिख रहे हैं तो बोथ वर्ड को आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, ताकि उसकी लैटिन ओरिजिन का पता लगे। ठीक है, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंगीफेरा इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है, जो कि मैंने ये लिखा है, हैंड रिटन है। और अगर इसको कोई प्रिंटिंग प्रेस ने या किसी पब्लिकेशन ने बुक में लिखा होता तो इसको लैटिनाइज लिखता, जैसे ऐसे थोड़ा सा मैंगीफेरा इंडिका, इस टाइप से। आप बुक में जब देखते हैं इस टाइप की चीज़ें लिखी होती हैं तो कोई सेपरेटली अंडरलाइन नहीं होते हैं, वो सिर्फ इटैलिक्स में लिखे होते हैं। ठीक है, तो व्हेन हैंड रिटन बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड, व्हेन प्रिंटेड इटैलिक्स। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका लैटिन ओरिजिन है वो। जीनस जो है, जीनस उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मैंगीफेरा का जो एम है वो कैपिटल है, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर है स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। देखिए आई, यहाँ पर कैपिटल एम है, यहाँ पर आई है। ये रूल्स हैं बेटा, ये हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल। ठीक है, कैपिटल एम बनाया जाएगा और स्मॉल आई बनाया जाएगा। कैपिटल एम स्मॉल आई सेपरेटली अंडरलाइंड, और आम है चाहे कहीं से मिला हो, इसका नाम जो है वो लैटिनाइज्ड ही रखा गया, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज जो कि एक डेड लैंग्वेज है। कभी कभी जो ऑथर है जिसने नाम लिखा है रखा है, उसका ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीविएटेड का मतलब होता है बेटा कि जैसे लीनियस है तो पूरा नाम ना लिख करके छोटा छोटा उसका स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स लिख दिए गए, तो ये एब्रीविएटेड फॉर्म होती है। तो मैंगीफेरा इंडिका नाम रखने वाले इसके जो थे वो कैरोलस लीनियस थे, इस वजह से आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या है इसके रूल्स नोमेनक्लेचर के वो देख लीजिए। रूल्स हैं कि 2 होंगे, पहले तो नाम जो होंगे वो 2 होंगे, और हमेशा ये जो होंगे लैटिन में रखे जाएंगे, पहली बात, और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। कहीं से भी मिले हों हमेशा लैटिन में लिखे जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। दूसरा लॉ कि क्या है, पहला वर्ड जो होगा वो जीनस बताएगा, दूसरा वर्ड जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट बताएगा। हैंड रिटन जब होंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करे जाएंगे। जब हाथ से लिखे होंगे, आप कॉपी पे लिखें या कोई भी दूसरा व्यक्ति लिखे, वो सेपरेटली अंडरलाइन करे जाएंगे। और अगर प्रिंट कर रहे हैं बुक में या कहीं और तो फिर वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। हल्के से जो लेटर होते हैं वो बेंड से दिखते हैं इटैलिक्स के फॉन्ट में। जीनस जो है वो ऑलवेज स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होगा हमेशा स्मॉल लेटर से। नेम ऑफ द ऑथर की बात करें, जिसने उसका नाम रखा है, वो कभी कभी आपका एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा और उसको कभी भी अंडरलाइन नहीं करते हैं, लिंक को अंडरलाइन नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ कोड्स हैं। ठीक है, ये कोड्स क्या क्या हैं देखिए। ICBN बताता है कि बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, प्लांट्स का नाम कैसे रखना है। तो ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से जूलॉजी के लिए, यानी प्लांट्स के अलावा जैसे एनिमल्स होते हैं, बॉटेनिकल में बॉटनी के अंदर आप पढ़ते हैं बेटा प्लांट के बारे में,
और जूलॉजी में पढ़ते हैं आप बेटा एनिमल के बारे में, किसमें, एनिमल के बारे में। तो एनिमल्स के नाम रखने हैं तो ICZN में कोड्स दिए हुए हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये जो है इसमें जो रूल्स बताए गए हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही एनिमल का नाम रखा जाएगा। ICNB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के कोई नाम रखने की बारी आएगी तो ICNB के जो रूल्स हैं वो फॉलो करे जाएंगे। इसी तरह से ICVCN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, जब कभी वायरस का नाम रखा जाएगा किसी तो जो कोड फॉलो किया जाएगा वो ICVCN। इसी तरह से ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, जो प्लांट कल्टीवेटेड हैं, ठीक है, उनका नाम रखने के लिए ICNCP का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो कोड हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद करना है, ठीक है। फिर बात आती है बेटे जो चीज़ है थोड़ी सी NCERT के बाहर है, टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या होते हैं? टॉटोनिम्स बेटा ऐसा होता है कि ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम हैं जिसमें स्पीसीज़ जो होते हैं उनका जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉटोनिम्स। ये बेटा जूलॉजी में वैलिड है और बॉटनी में इनकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। यानी ICZN में ये वैलिड हैं और ICBN में ये वैलिड नहीं है टॉटोनिम्स। जैसे रेटस, ये रैट का नाम है साइंटिफिक, देखिए रेटस यहाँ भी है, रेटस यहाँ भी, यानी कि इसका जीनस भी रेटस है, इसका स्पीसीज भी रेटस, ये सिर्फ वैलिड है जूलॉजी में। गोरिल्ला, ठीक है, यानी कि गोरिल्ला का जीनस भी और स्पीसीज भी दोनों ही सेम है, ये वैलिड सिर्फ जूलॉजी में है। इसी तरह से नाजा बेटा ये इंडियन कोबरा का नाम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, जूलॉजी में है। बॉटनी में ऐसा कोई नाम आपको नहीं मिलेगा जो जीनस और स्पीसीज सेम हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको टॉटोनिम्स बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन पे, वीडियो रोक करके आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि आपने ग्रुप्स बनाए हों, ठीक है, किसी चीज़ को समझने के लिए या किसी चीज़ पे वर्क करने के लिए आपने ग्रुप बनाए हों तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आप अपने आसपास भी देखते हैं, जैसे स्कूल हैं, स्कूल में भी क्लासेस होती हैं। क्लासेस क्यों होती हैं बेटा? क्योंकि स्कूल में जो एडमिशन होते हैं वो हर एक एज ग्रुप के बच्चे के होते हैं। नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक क्लासेस हैं, उसमें नर्सरी का बच्चा 12th के साथ तो नहीं बैठेगा, ठीक है ना। 12th की स्टडी अलग चलेगी, नर्सरी और फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड की स्टडी अलग चलेगी। तो उनको हम लोग ने क्लासीफाई कर रखा है ताकि जो स्कूल है वो इजीली चल सके, है ना। तो इस वजह से इस तरह से जो हम चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेटा किसी भी चीज़ का किया जा सकता है, ठीक है। आप अपने घर में भी क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं ये पार्टी वियर है, ये थे ना, ये फॉर्मल वियर हैं, ये जो है स्पोर्ट्स वियर हैं तो सारे कपड़े, पर आपने ना उनको क्लासीफाई कर रखा है कि उनका यूज़ किस जो है ओकेजन में किया जाए या किस जो है इवेंट में किया जाए। तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप क्लासीफाई कर सकते हैं, एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट मतलब आपके लिए जो भी इजी लग रहा हो उस कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड कर लीजिए, बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है, उनको आप कर लेते हैं, उनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज, जो आप कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं टैक्सा। जो कैटेगरीज बनी हैं उनको आप टैक्सा बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज टैक्सा। जैसे स्कूल में आप क्लासेस बनाते हैं और बोलते हैं कि अब आप 5th स्टैंडर्ड में हैं, 6th स्टैंडर्ड में हैं, ऐसे बोलते हैं, तो क्लास को वहाँ स्टैंडर्ड कह देते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो साइंटिफिक टर्म है बायो की लैंग्वेज में वो है टैक्सा, ठीक है, टैक्सा। अब जैसे वीट है, ये भी एक टैक्सा है, प्लांट है, ये भी एक टैक्सा है। प्लांट और वीट कोई अलग थोड़ी है, लेकिन वीट का ग्रुप अलग है, प्लांट में बहुत सारे आएंगे, प्लांट में बहुत सारे जो हैं प्लांट्स हो सकते हैं, वीट में भी बहुत सारे वीट हो सकते हैं, पर ये भी एक टैक्सा है और ये भी एक टैक्सा है, ठीक है। अभी इसको एंजियोस्पर्म अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म भी एक टैक्सा है। डॉग एक टैक्सा है जो कि मैमल में आता है, मैमल भी एक टैक्सा है। मैमल जो कि एनिमल में आते हैं ये भी एक टैक्सा है। मतलब कोई भी ग्रुप हो, एनिमल एक ग्रुप है, टैक्सा, मैमल एक ग्रुप है, ये भी टैक्सा, डॉग एक ग्रुप होता है, ये भी एक टैक्सा, प्लांट ग्रुप है, ये भी टैक्सा, वीट एक ग्रुप है प्लांट्स का, ये भी टैक्सा। मतलब कोई भी ग्रुप हो वो सब क्या हैं, टैक्सा होते हैं,
ठीक है। डॉग जो होता है ना वो मैमल में आता है, टैक्सा है। डॉग भी और मैमल भी, मैमल जो है वो एनिमल में आ रहे हैं, एनिमल भी एक टैक्सा है। तो आगे आप बहुत बार टैक्सा सुनेंगे, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा कि टैक्सा जो होते हैं वो किसी भी ग्रुप को टैक्सा आप कह सकते हैं, और टैक्सा अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं और अलग अलग रैंक पे होते हैं, ठीक है। ये हायर रैंक है, ये उससे नीचे का रैंक है, ये उससे नीचे का रैंक है, पर हैं सब टैक्सा, ठीक है। ओके, उसके बाद आप टैक्सॉन, ये टैक्सा से वर्ड आया है टैक्सोनॉमी, इस टैक्सा वर्ड से आया है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है कि आपने क्लासिफिकेशन किया है ऑर्गेनिजम्स का। ऊपर तो आप किसी भी चीज़ कर रहे हैं, एनीथिंग का कर रहे थे, यहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टैक्स, अलग अलग टैक्स आप में, अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को आप जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको आप टैक्सोनॉमी कहते हैं। किस बेस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके कि किस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और बेसिस क्या है इनके? बेसिस हैं 4 चीज़ें। सबसे पहले आप अगर किसी भी चीज़ को ग्रुप में रखना है, बहुत सारी चीज़ें थी आपके पास और ग्रुप हैं, ये ग्रुप हैं, आपको इसमें रखना है, इसमें रखना है कि इसमें रखना है, तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे। सबसे पहले कि कैरेक्टराइजेशन करेंगे, क्या क्या कैरेक्टर हैं जिनके हिसाब से आप ग्रुप बनाने वाले हो, ठीक है। कुछ कैरेक्टर तो आपके दिमाग में होंगे जिनके हिसाब से आप ग्रुप बनाने वाले हो। फिर वो ग्रुप आपने बना लिए तो उस पर फिर आइडेंटिफाई करिए कि बाकी लोगों में क्या क्या वो कैरेक्टर हैं, उनको आइडेंटिफाई करके ग्रुप में लेके आइए, क्लासिफिकेशन कीजिए और फिर नाम रखिए, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन पहचानना, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले आप कैरेक्टर पहचानिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है आपके पास, ठीक है, उसमें देखिए कि क्या कैरेक्टर है। सपोज करिए उसकी टेल है, ठीक है, टेल उसकी पूँछ है। अब पूँछ पहचान ली है आपने तो आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, कैरेक्टर। अब आइडेंटिफाई हो गई उसकी पूँछ, अब ये पूँछ वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ होना चाहिए, वो आप उसको क्लासीफाई कर दीजिए कि इस वाले ग्रुप में जाएगा और फिर उसका नाम रख दीजिए। तो यही तो होता है टैक्सोनॉमी, इसी को आप बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे तो ये चीज़, ये 4 जो हैं बेसिस होते हैं इसके। सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं इसको बात कर लेते हैं। सिस्टमैटिक्स जो है बेटा, सिस्टमा वर्ड से बना है। सिस्टमा लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी सिस्टमा का वर्ड यूज़ किया था कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक के लिए, जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं सिस्टमा नेचुरी, जिसका मतलब था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब बेटा ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या रिलेशन है। आप कैटेगरी तो बना रहे हैं, टैक्सोनॉमी में ग्रुप तो बना दे रहे हैं कि ये ग्रुप, 4 ग्रुप बना दिया आपने, इन 4 ग्रुप में एनिमल्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, लेकिन साथ साथ में अगर आप देखें कि इनके बीच में इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, मतलब इवोल्यूशन के साथ साथ इनमें कोई आपस में कनेक्शन है क्या, तो इन रिलेशंस को जब आप ध्यान देंगे तो उसको आप बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन से एनिमल आए, फिर उनसे कौन से डेवलप हुए, फिर उनसे कौन से डेवलप हुए, फिर उनसे कौन से डेवलप हुए, ये जो रिलेशन आएगा उसको आप बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो साइंस दैट डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उनमें कंपेयर करना कि इसके पास ये चीज़ है, इसके पास नहीं है, इससे फिर इसमें डेवलप हुई होगी, ये ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव है, ये ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहा होगा इवोल्यूशन में। स्टार्टिंग में अर्थ जब बन रही होगी तब कौन से आए होंगे, उससे फिर कौन सा डेवलप हुआ होगा, फिर उससे कौन सा डेवलप हुआ होगा, इस तरह की चीज़ को हम लोग बोल देते हैं क्या, कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, और इसी को फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो जब इसकी बात करते हैं तब आप सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे होते हैं। समझ में आई कुछ बात? ठीक। उसके बाद अगला जो चीज़ होती है वो हम लोग पढ़ते हैं बेटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है कि हायरार्की का मतलब होता है लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, 1 2 3 4 ऐसे सीढ़ी, इस सीढ़ी को चढ़ करके आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऐसे सीढ़ी। तो यहाँ पर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, इस तरह से सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर चढ़ के जाते हैं। इस तरह से टोटल 7 कैटेगरीज और 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें सबसे छोटा है उसको स्पीसीज़ बोलते हैं। फिर आता है बेटा जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और या फिर डिवीज़न। बेटा प्लांट के केस में डिवीज़न होता है, ये क्वेश्चन भी आया। प्लांट के लिए आप फाइलम नहीं यूज़ करते हैं, आप डिवीज़न यूज़ करते हैं फॉर प्लांट, ठीक है। और एनिमल के लिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, ठीक।
तो किंगडम जो होता है सबसे बड़ा है। ये अब मैं टैक्सॉन यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा बेटा, ये टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है क्लास, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है, फैमिली भी एक टैक्सॉन है, जीनस भी एक टैक्सॉन है, और स्पीसीज़ भी एक टैक्सॉन है। इस बेटा ये जो स्पीसीज़ है ये इसमें टैक्सॉन में आ जाएगा, फैमिली के अंदर जीनस आएंगे। टैक्सॉन का मतलब बेटा ग्रुप होता है, टैक्सॉन का मतलब है कोई भी ग्रुप हो उसको आप टैक्सॉन कहेंगे। और यहाँ पर ये भी टैक्सॉन है, ये सब टैक्सॉन है बेटा। इनका मतलब ये है कि ये लोअर लेवल पे टैक्सॉन है, ये थोड़ा बड़ा लेवल का टैक्सॉन है, ये उससे बड़ा टैक्सॉन है, उसके बड़ा टैक्सॉन है। जैसे आप देखें तो जैसे पुलिस के जो पूरा सिस्टम है पुलिस में, तो हर एक इंसान चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे छोटा सा कांस्टेबल हो, वो सब के सब कहते हैं हम पुलिस में हैं, ठीक है, वो पुलिस फोर्स के ही मेंबर हैं। पर ऊपर बैठे आईजी डीआईजी भी पुलिस में है, और नीचे छोटा जो है छोटी रैंक पे जो कांस्टेबल सब कांस्टेबल हैं वो भी पुलिस में है, ठीक है। तो है सब के सब पुलिस में, पर किसी का लेवल रैंक छोटी है, ये थोड़े बड़े रैंक, उससे बड़ा रैंक, उससे बड़ा रैंक, ऐसा रैंक अप होती रह रही है, पर हैं सब के सब किसमें, ये सब टैक्सॉन ही है। तो सबसे छोटा टैक्सॉन स्पीसीज़ है, सबसे बड़ा टैक्सॉन किंगडम है। टोटल बेटा ये 7 हैं, कितने हैं 7, और लेकिन ये 7 जो हैं वो एग्रीगेट हैं, ऐसे 21 होते हैं टोटल, क्योंकि बेटा क्या है कि जीनस है तो सब जीनस, क्लास, ऑर्डर, ये इसमें बीच में सब क्लास ऐसे आते हैं। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि क्लास के बीच में यहाँ पर सब क्लास भी हो सकता है, ऑर्डर सब ऑर्डर भी हो सकता है, सब फैमिली भी हो सकता है, ऐसे करके 21 जो है वो कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, पर आप अभी सिर्फ 7 ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। अब इसमें क्या है कि जितना आप नीचे से ऊपर जाएंगे, जितना आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना, ठीक है, तो कॉमन और सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं, कॉमन सिमिलर कैरेक्टर्स ये कम होते जाएंगे। जितना नीचे रहेंगे उतना ज़्यादा होंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना कम होंगे। साथ साथ में इधर देखिए जनरल और कॉमन कैरेक्टर्स, जनरल और कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे नीचे कम होंगे और ऊपर ज़्यादा होंगे, ठीक है। देखिए कॉमन और सिमिलर कैरेक्टर्स मतलब कि जैसे स्पीसीज़ है, तो जो स्पीसीज़ में एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स जो होंगे, जैसे कि लायन है, ठीक है, तो दूसरा लायन जो होगा ये एक दूसरे से कितने सिमिलर दिख रहे होंगे, या एक ह्यूमन जो है वो दूसरे ह्यूमन से खूब सिमिलरिटी शो करेगा, ठीक है ना। तो ये सिमिलर और कॉमन कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कॉमन कैरेक्टर, जो कि स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे 2 हाथ 2 पैर इंसान के, है ना। तो इसी तरह से जब ऊपर जाएंगे यही इसी को लेकर के, तो ऊपर बेटा किंगडम में आपको जैसे एनिमल किंगडम की जब आप बात करेंगे तो इसमें ह्यूमन भी आएगा, एक ह्यूमन आएगा बेटा इसके अंदर, और इसी के अंदर बेटा अमीबा भी आ जाएगा, अमीबा भी आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों में कितना फ़र्क है, ह्यूमन अलग है, अमीबा अलग है। लेकिन यहाँ जब स्पीसीज़ लेवल पर थे तो ह्यूमन जो 2 ह्यूमन थे, 2 ह्यूमन जो थे वो उसमें कॉमन और सिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा थे। लेकिन ऊपर आप बढ़ गए, जितना आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो किंगडम के अंदर के जो मेंबर होंगे उनके अंदर कॉमन या सिमिलर कैरेक्टर्स कम होंगे। अमीबा का एग्जांपल मैंने आपको दिया, और दिया बेटा ह्यूमन का एग्जांपल। अमीबा और ह्यूमन में कोई सिमिलरिटी नहीं है खास, ठीक है, लेकिन फिर भी ये किंगडम के अंदर आएंगे। इसी तरह से जनरल या कॉमन कैरेक्टर जो होंगे बिल्कुल नीचे कम होंगे और ऊपर ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर में देखिए अमीबा और ह्यूमन दोनों में एक ही जो है एक कॉमन जो कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर, वो ये है कि दोनों ही कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक है। कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक, अपने आप खाना नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जनरल कैरेक्टर का मतलब समझ पाए आप। जनरल या कॉमन कैरेक्टर का मतलब है ऐसे कैरेक्टर जो कि बहुत जनरल हैं। जैसे ये यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ की बात करी गई, हेटेरोट्रॉफ मतलब दूसरों पे डिपेंड होना, ठीक है। अब किंगडम जो एनिमल लिया है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब एक दूसरे मतलब दूसरे एनिमल पर डिपेंड करेंगे, अपना फूड नहीं बना सकते, ठीक है। और यहाँ पर स्पीसीज़ में जो है वो मोर सिमिलर कैरेक्टर हैं। सिमिलर कैरेक्टर मतलब ह्यूमन में आप देखिए स्पीसीज़ के अंदर जो ह्यूमन है तो वो 2 हाथ 2 पैर, चलना, ये सारी चीज़ें। जैसे जो लायन है, लायन और दूसरा लायन वो आपस में कितने सिमिलर हैं, पूँछ होना, ठीक है, और टीथ वगैरह जो भी उनके कॉमन सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे। ऊपर जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे आप रैंक ऊपर बढ़ाएंगे तो स्पीसीज से जीनस में जाएंगे, जीनस से फैमिली में, तो ये जो कैरेक्टर हैं कॉमन सिमिलर कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का। सिमिलर या कॉमन कैरेक्टर ऊपर कम होते हैं, जनरल या कॉमन कैरेक्टर ऊपर ज़्यादा होते हैं। ऊपर मेरा मतलब है किंगडम,
यानी हायर रैंक पे, ठीक है। याद करने के लिए बहुत बच्चों को बेटा ये याद भी नहीं हो पाता है, किंगडम या फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कैसे? कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का, ठीक। अब हुआ क्या, लास्ट टू लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन आ गया बेटा नीट में कि ये दिए हुए हैं किंगडम, फाइलम और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे दिए हुए हैं और आपको इनको ना बिल्कुल रीअरेंज करना था। ये सब डिसअरेंजमेंट में थे, ठीक है, और इनको आपको अरेंज करना था करेक्ट तरीके से कि कौन किसके बाद आता है, तो वो भी बच्चों ने गलत कर दिया। तो अगर आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस पता है तो आप जो है अब मार्क्स वहाँ पे पा सकते हैं, ठीक। अब धीरे धीरे बेटा आ जाते हैं एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या स्पीसीज़ होता है, क्या जीनस होता है। तो स्पीसीज़ क्या होता है? स्पीसीज़, जैसा कि अभी ऊपर हम लोग ने बात करी थी कि स्पीसीज़ एक ग्रुप है इंडिविजुअल का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, जिनके अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज़, ठीक है। और वो जो ऊपर की डेफिनेशन थी कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट था जो किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? 20वीं सेंचुरी का डार्विन, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पोटैटो, लायन और मैंगो, ये तीन हैं। इसमें पोटैटो की स्पीसीज़ है ट्यूबरोसम, लायन की है लियो, मैंगो की है इंडिका। ट्यूबरोसम, लियो, इंडिका, ये सब स्पीसीज़ हैं, ठीक है। सोलनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो, मैंगिफेरा इंडिका। तो ये जो ट्यूबरोसम, लियो और इंडिका हैं ये सब क्या होते हैं बेटा? स्पीसीज़ हैं। और इधर वाली जो चीज़ें आपने ये पढ़ी सोलनम पैंथरा और मैंगिफेरा, ये सब इसके जीनस हुए। क्या हुए? जीनस। तो हमें तो स्पीसीज़ से मतलब स्पीसीज़ बताया गया। ट्यूबरोसम क्रॉस हो सकता है, लियो में जो है इंटरब्रीडिंग हो सकती है, इंडिका में इंटरब्रीडिंग हो सकती है। अब आगे जीनस के बारे में बात करें। जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ होता है, जो स्पीसीज़ आपस में रिलेटेड होती हैं, जिनके कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, ठीक है। बहुत जैसे कुछ स्पीसीज़ हैं जो एक जैसी दिख रही हैं, ठीक है, उनको एक अलग में बना दिया, और कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो एक जैसी दिख रही हैं, इनको अलग जीनस में, ये अलग जीनस, ये अलग जीनस। तो इस तरह से बहुत सारी स्पीसीज़ मिल करके एक जीनस बनाती हैं। ऐसे ही कुछ और स्पीसीज़ जो कॉमन है वो मिल करके अलग जीनस बनाती हैं, ऐसे जीनस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टर होंगे वो बढ़ जाएंगे दूसरी किसी जीनस से, टू जीनस ऑफ अदर जेनरा। ये जीनस अलग है, ये जीनस अलग है, तो बेटा इसके अंदर जितने भी स्पीसीज़ मिल रहे होंगे और इसके अंदर जितने भी स्पीसीज़ मिल रहे होंगे, ये इनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर थे, इस वजह से इस जीनस में है। इनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर थे, इस वजह से ये जीनस में है। ऐसे ही बेटा बहुत सारे जीनस होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीनस होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं जो कि थोड़ी बहुत कॉमन कैरेक्टर अपने पास रख रही थी, ठीक है। क्या समझ में आया कि जीनस होते हैं वो जो कि अदर बहुत सारे स्पीसीज़ से मिलकर बने होते हैं, और इन स्पीसीज़ में कुछ ना कुछ कॉमन था जिससे ये एक अलग जीनस बनाए। ऐसे ही और अदर स्पीसीज़ होंगी जिनमें कुछ कॉमन होगा तो वो अलग जीनस बना लेंगे, ठीक है। जैसे सोलेनम एक जो है जीनस है जिसके अंदर ट्यूबरोसम और नाइग्रम आता है। ट्यूबरोसम और नाइग्रम, ट्यूबरोसम का मतलब बेटा आलू से है, जो आलू होता है, आलू, वो सोलेनम ट्यूबरोसम कहलाता है। ऐसे ही नाइग्रम बेटा ये मकोए का पौधा होता है, मकोए, ठीक है। नाइग्रम और ट्यूबरोसम में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, नाइग्रम और ट्यूबरोसम में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ के चलते इनको एक जीनस में रखा गया जिसका नाम है सोलेनम। इसी तरह से बेटा पैंथेरा एक जीनस है। क्या है? पैंथेरा एक जीनस है जो कि क्या है? लियो, पार्डस और टाइग्रिस, ठीक है। इन तीनों स्पीसीज़ को मिला के बना है। लियो मतलब बेटा लायन है, पार्डस मतलब लेपर्ड है, और पैंथेरा टाइग्रिस का मतलब है टाइगर। यानी ये है लायन, ये है लेपर्ड और ये है टाइगर। ये बेटा अलग अलग स्पीसीज़ हैं, ये सब अलग अलग स्पीसीज़ हैं। लायन जो है वो अलग स्पीसीज़ है, ठीक है, और आपका जो लेपर्ड है वो अलग स्पीसीज़ है। ऐसे ही टाइगर जो है वो अलग स्पीसीज़ है, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ थी जिसकी वजह से इनको पैंथेरा नाम के एक जो है जीनस में रखा गया, ठीक है। अब पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ हैं, ठीक। अब जो जीनस है वो मिलकर के, जीनस जो एक जैसे होते हैं उनसे मिलकर के एक फैमिली बनती है, तो इसको बोलते हैं फैमिली जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को आप बोलते हैं फैमिली,
ठीक है। यहाँ पर लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं। सिमिलरिटीज़ जैसे जैसे आपको बताया गया कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, हायर रैंक पे जाएंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, जो सिमिलरिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज़। जैसे जैसे स्पीसीज़ में जो सिमिलरिटीज़ थी वो ज़्यादा थी, फिर जीनस में थोड़ी और कम हो गई, और जो फैमिली के अंदर के जो मेंबर होंगे, फैमिली के अंदर के जो मेंबर होंगे, बहुत सारे मेंबर होंगे जो फैमिली के अंदर आएंगे, तो फैमिली के अंदर जो मेंबर होंगे उनके अंदर जो सिमिलरिटीज़ हैं वो थोड़ी कम होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे रैंक में, जो ये होगा, जो नंबर ऑफ़ सिमिलरिटीज़ होंगी वो लेस होती जाएंगी जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, और नीचे जो होंगी वो मोर होंगी। ठीक है। अब फैमिली के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन जो यहाँ पे लिखी है, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। मैंने आपसे कहा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत आपको नहीं है अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है। कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज़। प्लांट की स्पीसीज़ को फैमिली में जब आप रखते हैं तो क्या क्या देखते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा छोटा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर देते हैं इसको। जैसे एक फैमिली है सोलिनेसी फैमिली। क्या नाम है? सोलिनेसी फैमिली। आपने सुना भी होगा, सोलिनेसी फैमिली आलू की फैमिली होती है। इसमें बेटा सोलेनम भी है, यानी जो आपका जीनस सोलेनम है जिसमें आलू आता है वो भी है। पिटूनिया, धतूरा, ये भी इसी के अंदर आते हैं, सोलिनेसी। ये सब क्या है? ये जीनस है, ये भी जीनस है, ये भी जीनस है। तो 3 जीनस मिल करके एक फैमिली बना रहे हैं। ठीक है, 3 जीनस मिल करके फैमिली बना रहा है। इसके अंदर बेटा क्या था? इसके अंदर सोलेनम के अंदर आपको क्या मिल रहा था? नाइग्रम मिल रहा था और ट्यूबरोसम मिल रहा था। ट्यूबरोसम और नाइग्रम मिल करके क्या बना है? सोलेनम। सोलेनम मिल करके बहुत पिटूनिया, धतूरा और पैंथेरा के साथ मिल करके सोलिनेसी फैमिली बनाई है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैसे आप जो है ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और रैंक बढ़ती जा रही है, टैक्सॉन सब कुछ है, टैक्सॉन चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक फैमिली फेलिडी फैमिली है, एनिमल्स के लिए बात करें, फेलिडी फैमिली। फेलिडी फैमिली बेटा ये कैट की फैमिली होती है। कैट की किसकी फैमिली होती है? कैट की फैमिली होती है। इसमें पैंथेरा और फेलिस, आपने पैंथेरा देखा, उसमें भी आपने बात करी थी, लायन आते हैं, इसमें लेपर्ड आते हैं, और इसमें क्या आता है? टाइगर आता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किस में आ रही थी? पैंथेरा में, जो कि फेलिडी फैमिली के अंदर आ जाएगा, ये खुद जीनस है। और फेलिस क्या होता है? फेलिस होती है कैट की फैमिली। ठीक है, इसमें कैट रहती हैं। ठीक है, तो ये कैट जो है ये फेलिडी, और इसमें ये भी पैंथेरा जो है, फेलिस और पैंथेरा, ये किस में आ जाते हैं? फेलिडी में। इसीलिए वो कहते हैं कि जो बिल्ली है वो शेर की मौसी है, क्योंकि फैमिली एक ही है ना। पैंथेरा और फेलिस इसमें शेर आते हैं, इसमें बाकी बिल्ली आते हैं। ये लायन इसमें आएंगे, बाकी इसमें कैट्स आएंगी, जो आप नॉर्मल कैट्स देखते हैं। तो ये जो है एक ही फैमिली है, फेलिडी फैमिली। और डॉग जो है जैसे वो कैनिडी फैमिली में आते हैं। डॉग जो होते हैं वो कैनिडी फैमिली में आते हैं। तो फेलिडी कैनिडी जो है ये फैमिली है एनिमल की। अगला है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑर्डर या उसके ऊपर के टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो हैं वो कैरेक्टर्स को देख करके बनाए जाते हैं, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, छोटे जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको देख करके। इसमें क्या होगा? सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर। सिमिलर कैरेक्टर्स कम होंगे लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, सिमिलर स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कम होंगे, लेकिन जनरल कैरेक्टर्स जो होंगे वो ऊपर जितना आप बढ़ते जाएंगे वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है जिसके अंदर बेटा सोलिनेसी फैमिली भी आती है और कॉन्वल्वलेसी फैमिली भी आती है। अभी आपने सोलिनेसी फैमिली के अंदर देखा ना, सोलिनेसी फैमिली के अंदर कौन कौन चीज़ें आ रही थी? एक तो सोलेनम आ रहा था, और दूसरा कौन आ रहा था? आपका पिटूनिया, धतूरा। पिटूनिया, धतूरा, सोलेनम मिलकर के सोलिनेसी फैमिली बनाए थे। अब ये सोलिनेसी फैमिली किसके अंदर आ रही है? ये आ रही है पॉलीमोनियल्स के अंदर। और साथ साथ इसके अंदर कॉन्वल्वलेसी फैमिली भी ऐड हो रही है, तो बन रहा है पॉलीमोनियल्स। किस बेस पे? फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख करके। अभी आपको बताया गया ना कि एग्रीगेट है कैरेक्टर का, कैरेक्टर को देख करके बनाया गया है, तो ये फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखा गया और बना दी गई पॉलीमोनियल फैमिली ऑर्डर। ठीक है, इसमें आती है सोलिनेसी फैमिली और कॉन्वल्वलेसी फैमिली। इसी तरह से बेटा फेलिडी और कैनिडी फैमिली के ऊपर बात हुई। किसकी? फेलिडी और कैनिडी फैमिली के ऊपर अभी आपने जो बात करी, ये कार्निवोरा के अंदर आता है, ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा कौन होते हैं बेटा? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल जो मांस खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरा। फेलिडी और कैनिडी मतलब कैट फैमिली और डॉग फैमिली। ठीक है, ये कैट हो चाहे डॉग हो, दोनों ही मांस खाने के लिए बने हुए हैं, तो ये कार्निवोरा के अंदर आते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर। इस तरह से बेटा क्लास है।
क्लास क्या है, रिलेटेड ऑर्डर से बना है। जैसे मेमेलिया, कार्निवोरा के साथ जब प्राइमेटा मिल जाता है, कार्निवोरा अभी आपने देखा ना, कार्निवोरा फेलिडी कैनिडी से मिलकर बना है, फेलिडी कैनिडी मिलकर के कार्निवोरा। अब कार्निवोरा जब प्राइमेटा के साथ मिल जाता है, ठीक है, तब बनता है मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया। तो इसमें मैमल्स होते हैं, मैमल्स का नाम सब आप सुन रखे हैं। तो मेमेलिया के अंदर कार्निवोरा और प्राइमेटा आते हैं। इसी तरह से बेटा फाइलम होता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस विद कॉमन फीचर, जहाँ पर कॉमन फीचर मिल जाएं उसको हम लोग बोलते हैं फाइलम। किसके कॉमन फीचर मिले, आपके क्लास के। जैसे देखिए, एक फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है। अभी जो इसके बाद वाले चैप्टर्स हैं उसमें आप कॉर्डेटा पढ़ते हैं। इसमें फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, देखिए सब अलग हैं। फ़िश, इसमें तो मछलियाँ आती हैं। एम्फीबियंस जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। रेप्टाइल्स जो रेंग के चल रहे हैं। बर्ड्स जो हवा में उड़ती हैं। सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन फीचर है कि इन सभी के पीछे बैकबोन होती है। क्या होती है बेटा, इन सब में एक बैकबोन होती है, बैकबोन, है ना। तो इस वजह से इनको कॉर्डेटा में रखा गया है। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड्स सब में बैकबोन है। बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, इस वजह से इन सभी को कॉर्डेटा में रखा गया है। क्या है, यही इनके अंदर एक कॉमन फीचर है, ठीक है, स्पेसिफिक फीचर नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर होता तो जो मछली है वो एम्फीबियन भी मछली होना चाहिए था फिर, और रेप्टाइल, बर्ड, ये सब देखो ये सब अलग अलग है। ये पानी में रहता है, ये पानी ज़मीन में दोनों रह सकता है, ये रेंग के चलता है, ये हवा में उड़ती है, लेकिन फिर भी ये एक ग्रुप में आ रहे हैं जिसका नाम है कॉर्डेटा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। इस वजह से एक ग्रुप में आ रहे हैं जिसका नाम है फाइलम, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे कॉमन फीचर्स जो होंगे वो देखे जाएंगे, स्पेसिफिक फीचर नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, इससे बड़ा कोई कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है। प्लांट जो हैं अलग अलग डिवीज़न के, सारे जितने भी प्लांट हैं, देखो डिवीज़न जो है प्लांट के, किंगडम के बाद डिवीज़न ही होता है, और डिवीज़न के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं वो सब के सब एक ही किंगडम के अंदर आते हैं, प्लांट किंगडम, ठीक है। सारे डिवीज़न के जो भी प्लांट हैं वो सब एक ही किंगडम आते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर। इसी तरह से सारे फाइलम, जितने भी फाइलम हैं उन फाइलम्स, जैसे कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के अलावा भी बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, वो सारे फाइलम्स के एनिमल सब को मिला करके एक किंगडम बनता है जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम के अंदर सारे किंगडम आते हैं। यही है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। किसकी कैटेगरी सबसे हाईएस्ट है, ये है बेटा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की सबसे हायर कैटेगरी, सबसे ऊंची सीढ़ी, ठीक है। तो ये होगी बात। बेटा जो एक ये आपके सामने दी हुई है टेबल, इसे आप इग्नोर मत करिएगा। इसमें यहाँ पे मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट, इन सब के बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीज़न दिए हुए हैं। इनको एक नज़र ज़रूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो अगर इनमें से कोई आया कि इसकी फैमिली क्या है इनमें से, तो आप बताएंगे कि मैन की फैमिली, कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो अब मैन की फैमिली होमिनिडी है, ये आपको पता होना चाहिए। हाउसफ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा है, ये आपको पता होना चाहिए। वीट का ऑर्डर पोएल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जीनस जो है वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम है, ये भी आपको पता है। ये सारी जो एक एक चीज़ है ये आपको अच्छे से तैयार हों तभी आपकी तैयारी को बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई आपको डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स के लिए बेटा आप क्या कर सकते हैं कि एक तो आप वीडियो देखते जाएं, साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स अपने बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए, और इनके साथ में अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करिए। इसमें बेटा एनसीआर, ये जो नोट्स हैं इसमें एनसीईआरटी जो है वो ओल्ड वाली भी कवर है और न्यू वाली भी कवर्ड है, दोनों एनसीईआरटी कवर्ड हैं। साथ साथ में इसमें नीट 2026 या 27 वो दोनों ही कवर्ड हैं। सीबीएसई का करिकुलम भी है,